बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान कामर एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपको भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। 023-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, पहले तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लास्ट वीक आपने मुझे बहुत सपोर्ट की। कमेंट्स में, फ़ीडबैक में आपने मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट की है और इसका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इस सपोर्ट के बगैर मैं ये शो नहीं कर सकता। सो प्लीज़ हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मुझे सपोर्ट करते रहें, इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। और मैंने वादा किया था लास्ट वीक कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्किल्ड वर्कर के ऊपर इंफॉर्मेशन कि ये किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्यों अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज इस पर आ रही हैं कि कामरान भाई प्लीज़ हमें बताएं कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगानी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए कि ताकि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। तो इस पर थोड़ी सी हम आज बातचीत करेंगे और शुरू करते हैं कि पहली चीज़ जो है कि अगर आप एज एन एम्प्लॉयर या एज एन एम्प्लॉई आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए, पहली बात तो है आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। और वो जो एम्प्लॉयर है उसके पास होना चाहिए स्पॉन्सर लाइसेंस। अगर एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अगर आप जाएं ऑनलाइन होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ उन्होंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है जहाँ आप चेक कर सकते हैं कि किन किन कंपनीज़ के पास लाइसेंस है। ये तकरीबन हर दिन इसको अपडेट किया जाता है। सो वहाँ आप चेक कर सकते हैं किस कंपनी के पास लाइसेंस है। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए, आपको पहले फ़ीस भरनी होगी। अब फ़ीस कितनी है? वो है £536 अगर आप एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप सोच रहे होंगे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? अगर आपके एम्प्लॉयज़ 50 से कम है, होम ऑफिस आपको डिफाइन करती है एज अ स्मॉल एम्प्लॉई। सो जनरल रूल ऑफ थंब, अगर आपके 50 एम्प्लॉयज़ से कम है, 50 एम्प्लॉई से कम है, आप अप्लाई करते हैं एज ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और आपकी फ़ीस होती है £536। अगर आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपकी फ़ीस होती है £1476। अब जब आप अप्लाई करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पब्लिक बॉडी हैं, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, या आप स्टॉक एक्सचेंज पर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स एंड स्पेंसर्स या जॉन लुइस, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। होम ऑफिस खुद ही अपनी चेक्स कर लेते हैं कि आप एक वेल नोन कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और आप अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली होम ऑफिस आपको दे देती है स्पॉन्सर लाइसेंस। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मेरे और आप तरह के लोग होते हैं, हम तो स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होते और हमारी जो कंपनीज है वो छोटी होती हैं। हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, अब ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पर जनरल रूल ऑफ थंब, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लीज, बिजनेस लीज देनी होती है, आपने अपने क्या नाम है VAT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप VAT रजिस्टर्ड हैं, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, मुख्तलिफ और डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो आपने लगानी होती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं और फिर आप अपना एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं। उसके साथ साथ जब आप अप्लाई करते हैं स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए, आपने 3 लोगों को नॉमिनेट करना होता है, जिसको आप कहते हैं एक ऑथराइजिंग ऑफिसर। अब ऑथराइजिंग ऑफिसर वो शख्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आप नॉमिनेट करते हैं, जो पूरी जिम्मेदारी लेता है इस लाइसेंस की। So, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू आ जाता है, आपके लाइसेंस को रिवोक कर देते हैं, या वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं, एक फॉर एग्जांपल एक इंस्पेक्शन के लिए, वो आपसे करेंगे क्योंकि आप हैं द पर्सन इन चार्ज। दूसरे शख्स को जो आपने नॉमिनेट करना होता है वो है लेवल 1 यूज़र।
अब लेवल 1 यूज़र वो होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कह लें कि एवरी डे रनिंग करता है वो लाइसेंस की। सो किसी को स्पॉन्सरशिप असाइन करना, एक सर्टिफिकेट देना कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, वो करेगा। अगर उसने अप्लाई करना है और सर्टिफिकेट्स के लिए वो मैनेज करेगा। अगर होम ऑफिस को कोई चेंज का नोटिफाई करना होता है वो लेवल 1 यूज़र करता है आपके लिए। और द थर्ड पर्सन जिसको आपने नॉमिनेट करना होता है की कॉन्टैक्ट। सो जनरल जो कॉन्टैक्ट होम ऑफिस की होती है वो उस शख्स को वो करते हैं जो होता है आपका की कॉन्टैक्ट। सो ये 3 लोग आप नॉमिनेट करते हैं जब आप स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये एक ही शख्स हो सकता है या ये 3 मुख्तलिफ लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो शख्स आप नॉमिनेट करते हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। अब आप अप्लाई करते हैं, साथ साथ जब स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए आपने होम ऑफिस को रिक्वेस्ट करना होता है कि हमें कितने सर्टिफिकेट्स चाहिए स्पॉन्सर करने के लिए। सो उसको आप कहते हैं डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सो आप कह सकते हैं होम ऑफिस को कि अगले साल में हमने 10 लोगों को स्पॉन्सर करना है, सो प्लीज़ हमें आप एलोकेशन दे दें 10 की या 12 की। ये जो आप एलोकेशन मांगते हैं होम ऑफिस से ये होती है इन कंट्री के लिए। इन कंट्री एप्लीकेंट्स जिसको आप स्पॉन्सर करते हैं, जो यहाँ यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको आप स्पॉन्सर करना चाहती हैं, ये आते हैं डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में। लेकिन अगर आप किसी को बाहर से बुलाना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उसको आप कहते हैं अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। और उसकी जो एलोकेशन होती है, जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो आपने दरख्वास्त डालनी होती है होम ऑफिस को ईच टाइम जब भी आप किसी को बाहर से स्पॉन्सर करना चाहते हैं। जैसे ही आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है होम ऑफिस आपको नोटिफाई कर देती है और उसके बाद आपको एसएमएस पर एक्सेस दिया जाता है जो है इनका मैनेजमेंट सिस्टम, स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम। उस पर जाके आप अपने एम्प्लॉयज़ को सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू कर सकते हैं, होम ऑफिस को नोटिफाई कर सकते हैं चेंजेस की कि हमने अपनी बिजनेस प्रेमिसेस चेंज कर दी हैं या हमारा जो एम्प्लॉई है उसने छोड़ दिया है, या आप एसएमएस के ज़रिए करते हैं। बट इन अ नटशेल ये आपने एप्लीकेशन डालनी होती है, जैसे कि अप्रूव हो जाती है फिर होम ऑफिस आपको स्पॉन्सर लाइसेंस इशू कर देती है और आपका नाम रजिस्टर पर डाल दिया जाता है। सो दिस इज़ इन अ समरी द प्रोसेस फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस। बट इसमें एक चीज़ याद रखें कि जब आप स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ होम ऑफिस आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन भी रिक्वेस्ट करती है कि आप क्यों स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी किसी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर लिया है वो कौन से रोल के लिए आप उसको हायर करेंगे, अगर आप बाहर से हायर कर रहे हैं आपने किस तरह उसको आइडेंटिफाई किया है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके हम नेम्स डिटेल्स बताएं और अपनी जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन की वो सब कुछ हमें एक्सप्लेन करें। और काफ़ी तफसील में होम ऑफिस ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगती हैं। अगर होम ऑफिस मुतमिन नहीं होती, जो अक्सर होता है, फिर होम ऑफिस आपके प्रेमिसेस पर आ जाती है और वहाँ आपका इंटरव्यू करती है और वहाँ आपसे वो मज़ीद सवाल पूछती है, वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। बट ये सब इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है और आपने एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपने इसमें एक ही गलती कर जाए फिर होम ऑफिस आपके वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है और जब आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है फिर आप 6 माह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाई करने से पहले आप किसी सॉलिसिटर के पास जाएं, उसको आप कंसल्ट करें कि देखें हमने स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, हमने बाहर से किसी को बुलाना है, ये वजह है, ये हमारे लिए काम करेगा, आप प्लीज़ हमें बताएं कि किस तरह हम ये एप्लीकेशन सबमिट करें कि हमारा ये कामयाब हो। अब जनरल रूल ऑफ थंब, आप अपने फैमिली रिलेटिव्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, गाइडेंस ये कहती है। बट अगर आपका सॉलिसिटर अच्छा हो और उसको पता हो रूल्स का सही तरह, आप ऐसे तरीके हैं जहां आप फिर भी अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन होम ऑफिस ये फिर चेक करना चाहती है कि जिस शख्स को आप बुला रहे हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, जो वैकेंसी है
वो जेन्युइन है और उसकी ज़रूरत है। ये नहीं कि आप खाली अपने रिलेटिव को बुला लें यहाँ रहने के लिए और यहाँ वो 5 साल बाद सेटल हो जाए। सो आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होता है कि जो वैकेंसी है वो जेन्युइन है और उसकी आपको ख़ास ज़रूरत है। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अप्लाई करने से पहले सोलिसिटर को आप कंसल्ट कर लें, उसको बता दें कि कौन कौन से रोल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किस तरह का बिजनेस है। वो फिर आपके मज़ीद डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकता है और रिप्रेजेंटेशंस भी, कि फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे जो स्किल्ड वर्कर जो एप्लीकेंट होता है वो किस तरह अप्लाई करता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम के लिए। सो चलते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे ना दो सवाल करने थे एक्चुअली। जी जी मैं मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान से यहाँ बुलाना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं काम नहीं करती हूँ और मैं बेनिफिट पे हूँ, तो कोई ऑप्शन है मैं इनको बुला सकती हूँ? आप कौन से बेनिफिट्स पर हैं? मैं यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ। ठीक है, और आपका स्टेटस क्या है? आप ब्रिटिश हैं या आपके पास इंडेफिनिट है? मेरा इंडेफिनेट है। ठीक है, आपके यहाँ कोई बच्चे हैं? जी जी, एक बेटी है, हम्म बट मैं एक्चुअली मैं इंडियन हूँ और हम्म, मेरी एक बेटी है जी और जी। मेरी शादी अभी हुई है। मतलब ये मेरा सेकंड मैरिज है। चलो मुबारक हो। लेकिन जो आपके जो बच्चे Thank you। हैं वो पहले ब्रिटिश है? से। हाँ जी, वो ब्रिटिश है, ठीक है लड़की उन ब्रिटिश है। ठीक है, उनकी एजेस कितनी है? 12। 12। और दूसरे बच्चे की? जी वापस बोले। आपके दो बच्चे हैं ना, सो एक 12 और दूसरा बच्चा जो है ना ना, मेरे पास एक ही बच्ची है, वो 12 साल की है। 12 साल की है। ठीक है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अमूमन तो आपको इनकम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है, बट जो आपके हस्बैंड है वो एप्लीकेशन फिर भी सबमिट कर सकते हैं कि आप उनको वीज़ा दिया जाए अंडर आर्टिकल 8 आउटसाइड ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। सो वो ऑप्शन है उनके पास। और आजकल एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस के लिए आप फ़ी वीवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपकी फ़ी वीवर ग्रांट हो जाती है फिर मैं समझता हूँ कि आपको चांस ज़रूर लेना चाहिए। बट यूजुअली होम ऑफिस रिक्वेस्ट करती है कि आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी करनी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप एक सिंगल मदर हैं अभी और आपके हस्बैंड हैं इंडिया में, पॉसिबिलिटी है कि वो आर्टिकल 8 की बेस के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ होगी कि एक दफ़ा आप किसी सोलिसिटर से कंसल्ट कर लें और वो फिर आपको मज़ीद गाइड कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Kanan bhai, I got two questions for you, please. First फायर question अवे। is this. Uh, okay, first question is this, that my wife, she is an asylum seeker. तो ओके उनको होम ऑफिस ने खुद ही परमिशन टू वर्क सेंड कर दी थी क्योंकि 2 ईयर से ज्यादा उनका केस पेंडिंग था। ओके तो हमने अप्लाई किया स्कूल में बिकॉज शी गॉट मास्टर्स इन इंग्लिश एंड फिजिक्स। हमने स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में अप्लाई किया तो उनको फुल टाइम जॉब मिल गई। अभी 3 मंथ्स हुए हैं, शी वर्किंग फुल टाइम इन द स्कूल। ओके अच्छा, अब हुआ ये है कि स्कूल वालों ने, बिकॉज इट्स विद द किड्स, उन्होंने कहा कि डीपीएस दें। तो किसी तरीके से मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके होम ऑफिस को लेटर लिख के मैंने डीबीएस उनका अप्रूव करवा लिया। डीबीएस के लिए सर्टिफिकेट मिल गया विदाउट द वीजा। अभी वीजा नहीं है क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अब डीबीएस क्लियर होके आ गया है। अब स्कूल वालों, एचआर ने ये कंडीशन रख दिया है कि वी नीड अ शेयर कोड, देन यू कैन कंटिन्यू द जॉब। ओके तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि असाइलम सीकर को शेयर कोड मिल सकता है, वो जो एम्प्लॉयर चेक होता है? क्योंकि वो जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो यही है कि यू नीड अ बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट टू गेट अ शेयर कोड। या तो दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेंट लिस्ट है उसमें Yeah. टीचिंग तो नहीं है, लेकिन हमने अप्लाई किया, फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो शी गॉट लकी, उसको जॉब मिल गई। Yeah. So and we started working as well. I said, okay, I'll speak to you and then we'll see what we're going to do next. Yeah. Because I don't know if you remember or not, last year you helped me कि आपको अगर कार्ड मिल गया तो you can apply in certain roles, you might get lucky and get a job. So we got lucky and we got a job. ये लास्ट में मैंने आपको कॉल किया था प्रोग्राम पे।
या तो अब आप इन दोनों का बता दें कि शेयर कोड मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो स्कूल में क्या कहें। और दूसरा ये कि होम ऑफिस के लिए कोई ट्रबल तो नहीं क्रिएट करेगा कि टीचिंग शॉर्टेज लिस्ट में है ही नहीं और हम जॉब कर रहे हैं। या ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया थैंक आपके कॉल का। थैंक अगर आप जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि टीचिंग शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर नहीं है, फिर तो आपकी वो वाइफ है वो जॉब नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो स्कूल उनको जॉब दे भी देती हैं, शी वॉन्ट बी एबल टू द जॉब। जहाँ तक बात है शेयर कोड की, फ़र्ज़ करें अगर आपकी वाइफ को जॉब मिल जाती है केयर होम में और फिर वो मांगते हैं शेयर कोड, आप फिर उनको ये समझा सकते हैं कि देखें जी, आई एम एन असाइलम सीकर, मेरे पास कोई बायोमेट्रिक कार्ड तो नहीं है, लेकिन आप एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस में मेरा नाम और मेरी डिटेल्स डाल दें और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी आफ्टर 2-3 डेज कि मैं काम कर सकती हूँ या नहीं। सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो जहाँ तक बात है ये आपकी वाइफ की जॉब की, अगर वो जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर नहीं है, फिर आपकी वाइफ वो जॉब नहीं कर सकती, एज अनफॉर्चुनेट एज दैट इज। सो आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरे 2-3 सवाल थे तो अगर तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाए। जी अ, जी, तो मुझे ना, मैं तो 2009 में आया था ठीक है। और 2009 से 2014 तक, तो मैं भी 13 के एंड तक मैं स्टूडेंट वीज़े पे था। फिर मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की तो वो टोइक का मसला बना और फिर कॉलेज में मेरा वोक हो गया। ठीक तो है। उन्होंने मेरा केस होल्ड कर लिया और मुझे उन्होंने बोला कि इंग्लिश टेस्ट भेजें, वो जी मैंने जी, नया करके भेज दिया उनको। ठीक है, तो वो उन्होंने उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैं आयरलैंड चला गया तो वहाँ पे मुझे उन्होंने ईमेल की, यानी ईमेल आई कि आप मैं एड्रेस भेजें, आपके हम डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। अच्छा तो वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं भेजे। मैं आयरलैंड चला गया, वहाँ पे मैं 1.5 साल रहा। फिर वहाँ पे जब मेरा केस रिफ्यूज़ हुआ, उन्होंने बोला आप यूके में जाओ क्योंकि यूके आपका फर्स्ट कंट्री है, अच्छा। आप वहाँ पे जाके साइलम करो। फिर या, मैं यूके में आया, यहाँ पे मैंने साइलम वगैरह किया और जैसे मैं वापस आया मैंने साइलम का केस चला, वो 3-4 साल साइलम केस चला। उसके बाद फिर वो मेरा को मेडिकल कंडीशन भी थी, मेरी फैमिली भी यहाँ पे सारी। तो फिर मुझे ना जज ने साइलम तो रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन जज ने मुझे आर्टिकल 8 की बेस पे ना वीज़ा फैमिली प्राइवेट लाइफ की बेस पे वीज़ा दे दिया। ओके। तो एक तो जो मुझे 2009 से यहाँ पे इतना टाइम हो गया, तो एक पॉसिबल है कि मैं 10 साल और गुजारूँ, तो फिर मुझे मिलेगा, या इससे पहले भी कुछ हो सकता है एक। और दूसरा नंबर, मुझे ना उन्होंने बेनिफिट भी अलो किए हुए, तो अगर मैं बेनिफिट वगैरह लेता हूँ तो कोई मेरी एक्सटेंशन में अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो उसमें कोई मसला पैदा होगा? ठीक है, मैं देता हूँ आपके ठीक है, सवाल का जवाब। बहुत ओके, शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका ये पहला सवाल है कि जज ने आपकी अपील को अलाउ किया अंडर आर्टिकल 8, क्योंकि आप 1.5 साल तो आप बाहर रहे हैं, यूके छोड़ के आप चले गए थे आयरलैंड, वहाँ तो आपके रेजिडेंसी में ब्रेक होगी, एक पहली बात तो ये है। और अब आप हैं आर्टिकल 8 10 ईयर रूट पर। अब ऐसा कोई रूट नहीं है जहाँ आपको जल्दी वीज़ा मिल सके। सो आपको ये 10 साल पूरे करने ही होंगे, अनलेस फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी हो जाती है एक ब्रिटिश नेशनल के साथ, आप स्विच कर लेते हैं टू द स्पाउस रूट, और उसके बाद आप 5 ईयर रूट पर स्विच कर लेते हैं और फिर आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। लेकिन अगर आप एज रह रहे हैं एज ए सिंगल पर्सन, या आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं जो है एक पाकिस्तानी या इंडियन नेशनल है, उसके पास भी 2.5 साल का वीज़ा है, फिर तो आपको ये 10 साल पूरे करने ही होंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपको इजाज़त दी गई है, आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए या ILR के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। कि अगर होम ऑफिस ने आपको इजाज़त दी है कि आप ले सकते हैं, फिर तो आप कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहे ना, आप ले सकते हैं सारे बेनिफिट जो आपको मिल सकते हैं, आप ले लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगा। वैसे ही जब आप 10 ईयर रूट पर होते हैं, उसमें कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप काम भी ना करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे बताया है कि आपके कोई
मेडिकल इश्यूज़ हैं और उस बेस के ऊपर आप अप्लाई काम नहीं कर सकते, इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, होम ऑफिस फिर भी आपको एक्सटेंशन दे देगी। सो अगर बेनिफिट्स मिलते हैं आप ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं बातचीत स्किल्ड वर्कर के ऊपर। अब आपका जो एम्प्लॉयर है उसको मिल गया है स्पॉन्सर लाइसेंस, और वो फिर आपको कहता है कि जी मैं आपको ना स्पॉन्सर करना चाहता हूँ या मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा। अब यहाँ एज ए स्किल्ड वर्कर आपने साबित करना है कि आपके पास 70 पॉइंट्स हैं। अगर आप 70 पॉइंट्स सेटिस्फाई कर लेते हैं, होम ऑफिस आपको इशू कर देती हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, और वो आपको इशू करेंगे एक कॉज जिसको आप कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उस जो डॉक्यूमेंट जो आपका स्पॉन्सर आपको इशू करता है उस पर लिखा होता है मेनली आपका जॉब टाइटल, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी स्टार्ट डेट, अगर आप ऑलरेडी यहाँ यूके में मौजूद हैं आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, या अगर आप आउट कंट्री अप्लाई कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयर का PAY रेफरेंस नंबर उस पर होगा। सो ये आपने लेना है एम्प्लॉयर से, और ये डॉक्यूमेंट जो कॉज होता है आपका ये आप साथ लगाते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ, और फिर होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को डिसाइड करती है। तीसरी चीज़, जब आप अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर के लिए, आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होता है कि जो आपकी जो जॉब है जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है वो है एट द करेक्ट स्किल लेवल। जो जिस स्किल लेवल पर वो आपको दे रहा है वही लेवल होम ऑफिस ने जो रिक्वायरमेंट रखी है वो पूरी करती है। सो पहले क्या होता था, जब स्किल्ड वर्कर से पहले इसको कहते थे Tier 2 वीज़ा, जो जॉब आपको दी जाती थी उसकी लेवल होनी चाहिए थी लेवल 6, एंड वो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो ये आप कह लें कॉम्प्लेक्स जॉब्स होते थे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर, ये तरह की जॉब्स होती थी। लेकिन जब इन्होंने ये रीब्रांड किया टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इन्होंने क्या किया, इसको लेवल 6 को लेके इन्होंने इसको ले गए नीचे टू लेवल 3, जो आप कह लें A लेवल के बराबर है। सो अब जो जॉब्स हैं अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर के ऊपर वो मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो सकते हैं शेफ़, आप हो सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर, आप सुपरमार्केट में आप एज ए काम कर सकते हैं, टेल पर भी आप एक मैनेजर भी हो सकते हैं, छोटी कैश एंड कैरी के भी, और आपको वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल सकता है। सो अभी जो रिक्वायरमेंट है आपने सेटिस्फाई करना है, जो जॉब आपने के एम्प्लॉयर ने आपको दी है वो सेटिस्फाई करती है टू लेवल 3। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि होम ऑफिस चेक करना चाहती है कि जो जॉब आपको दी गई है आप वही जॉब करेंगे, और जो जॉब आपका जो एम्प्लॉयर कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर, वो जानबूझ के तो उन्होंने बनाई तो नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाए। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू की जाती है अंडर ऑक्यूपेशन कोड 5434 जो है शेफ़। सो आपका एम्प्लॉयर कहता है कि जी मैं हायर करूँगा आपको एज अ शेफ़। आप अगर आप जाएं अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन पर, वहाँ आप देखेंगे शेफ़ की जो डिस्क्रिप्शन है वो जॉब्स हो सकती हैं एज अ शेफ़ मैनेजर, हेड शेफ़ और एज अ पेस्ट्री शेफ़। अगर फॉर एग्जांपल इन चारों में आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप एज अ शेफ़, आपको वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे सकता है। लेकिन ये जो होम ऑफिस है इन्होंने किस्म की एक मिसाल दी है। सो फॉर एग्जांपल आपका जो एम्प्लॉयर है आप कह लें उसके पास है एक फास्ट फूड की ब्रांच, एग्जांपल पेपेस का चिकन आप सब ने खाया होगा, काफ़ी अच्छा है। सो उसकी हम मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं। सो आपका एम्प्लॉयर है पेपेस या डिक्सी चिकन, और वो कहते हैं कि जी हमने आपको रखना है पीछे, आपने हमारी कुकिंग करनी है। सो हमारे ख्याल में आप हैं ग्रिल शेफ़, आप वो ग्रिल करेंगे, चिकन को ग्रिल करेंगे और वो ही लेके हम कस्टमर को सर्व करेंगे। अब आप एक हद तक आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो शेफ़ की कैटेगरी है वो आप पर लागू होती है।
सो आपका एम्प्लॉयर कह सकता है कि लुक आई एम हायरिंग कामरान अंडर 5434, वो होगा हमारा ग्रिल शेफ, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, कस्टमर्स बहुत आते हैं हमारे पास, वी आर हायरिंग हिम एज अ ग्रिल शेफ। सो ठीक है, सो आप वो ऑक्यूपेशन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपका एम्प्लॉयर सेलेक्ट करता है शेफ़, क्योंकि वही जो मोस्ट उनको मिल रहा है उस लिस्ट में अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन में, लेकिन जो अक्सर काम आप करेंगे वो है बर्तन धोने और सफाई करना। सो वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो अक्सर जॉब है वो आप तो नहीं कर रहे ना। सो एक हद तक आप कह सकते हैं आप होम ऑफिस को डिसीव कर रहे हैं, और यही चीज़ है जो होम ऑफिस चेक करना चाहती है कि जब आप को सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू की जाती है और जो ऑक्यूपेशन कोड आपका एम्प्लॉयर चुनता है आपके लिए, वो वाकई आप वो जॉब कर रहे होंगे, और इसके लिए होम ऑफिस फिर चेक करती है आपसे, आपके एम्प्लॉयर से रब्ता करती है कि आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है इस जॉब के लिए। आपके एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मांगती है और उनसे भी पूछती है कि आपको इस जॉब की क्यों ज़रूरत है। सो इसलिए जब आप स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी जाए वही जॉब्स के लिए आप अप्लाई करें फॉर ए स्पॉन्सर लाइसेंस। लेकिन अगर आप पहले से ही कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बाद में आप रिक्रूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फास्ट फूड शॉप है और मैं वहाँ लिखता हूँ कि मुझे ना शेफ्स की ज़रूरत होगी और मुझे लाइसेंस मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं, आपको सोलिसिटर आपको कहता है ये जी वेल डन, आपको लाइसेंस मिल गया, आप तो किसी शख्स को बुला सकते हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी ना मुझे वेब डेवलपर की ज़रूरत है या मुझे एक मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत है। फिर यहाँ होम ऑफिस कहती है कि होल्ड ऑन, आपने तो पहले हमें कहा था आपको शेफ्स की ज़रूरत है, और अब आप वेब डेवलपर को हायर कर रहे हैं एज अ फास्ट फूड शॉप, आपको इसकी क्या ज़रूरत है। यहाँ फिर प्रॉब्लम आ जाती है और फिर होम ऑफिस आपसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। और अगर वो समझती है कि यह जानबूझ के आपने ये जॉब वैकेंसी बनाई है, फिर आपके वो एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देती है फॉर स्किल्ड वर्कर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई एम्प्लॉयर से रब्ता करें, आपको सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ने किस बेस पर स्पॉन्सर लाइसेंस लिया है और किस बेस पर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर लाइसेंस ले लेते हैं, लोगों को एक ख्वाब दे देते हैं कि जी मेरे पास लाइसेंस है, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, आ जाओ मेरे पास काम करने के लिए, और आपसे वो पैसे लेते हैं जो बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन फिर भी आपसे वो चोरी पैसे लेते हैं, आप पैसे दे देते हैं, आप अप्लाई करते हैं और आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है और आपके पैसे फिर ज़ाये जाते हैं। सो इससे आपने बच के रहना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पहले क्या होता था, मैं आपको बताता चलूँ, स्किल्ड वर्कर से पहले जब ये टियर 2 होता था, एम्प्लॉयर को वैकेंसी के लिए एडवर्टाइज करना होता था। एम्प्लॉयर को साबित करना था कि यहाँ इस जॉब की कमी है, मैं यहाँ से किसी को हायर नहीं कर सकता, और आप प्लीज़, मैं बाहर से हायर कर रहा हूँ किसी को, सो इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी है, प्लीज़ मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू कर दें। जब इन होम ऑफिस ने इसको रीब्रांड किया टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये रिक्वायरमेंट उन्होंने हटा दी। लोग बहुत खुश हो गए कि जी अब आपको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर अ वैकेंसी, आप किसी को भी बुला सकते हैं बाहर से। बट जो मेन चीज़ ये भूल रहे हैं, फिर भी होम ऑफिस ये चेक करना चाहती है जो वैकेंसी है, चाहे आप किसी को बाहर से बुला रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, वो जेन्युइन है और आपको इसकी क्यों ज़रूरत है। तो तकरीबन एक किस्म का टेस्ट इन्होंने बनाया हुआ है। और अगर आपका एम्प्लॉयर ये सेटिस्फाई नहीं करता, जब आपको वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या जब आप अप्लाई करते हैं फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, फिर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट आपने सेटिस्फाई करनी होती है जब आप अप्लाई करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए, वो है इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट। और स्किल्ड वर्कर के लिए होम ऑफिस ने सेट की हुई है टू B1। आपने 4 कंपोनेंट्स पास करने हैं, सो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए। अगर आपके पास डिग्री ऑलरेडी है या आपने यहाँ UK से ग्रेजुएट किया हुआ है या आपके पास एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से डिग्री है, अगर एक्टिस जो पहले नारिक होती थी, अगर वो कंफर्म कर देती है कि ये वैलिड डिग्री है
फिर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको B1 टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स दैट। उसके साथ साथ अगर आप आउटसाइड द UK अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास होने चाहिए 1270 पाउंड्स आपके अकाउंट में कम से कम 28 डेज़ के लिए। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो ज़िम्मेदारी उठा लेता है कि जी मैं ये पैसे दे दूंगा अपने एम्प्लॉई को, फिर आपके पास पैसे होने की ज़रूरत नहीं। एम्प्लॉयर ये अंडरटेकिंग दे सकता है कि हम ये पैसे देंगे आपको अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पर थोड़ी सी मैं बातचीत करता रहूँगा। एक कॉल आ रही है, चलते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। नहीं, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स एंड द कॉल। अच्छा, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि आपके पास 1270 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर मिनिमम ऑफ 28 डेज। अच्छा, अब एप्लीकेशन की कॉस्ट कितनी है वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप इनसाइड द UK अप्लाई कर रहे हैं 3 साल वीज़े के लिए, उसकी कॉस्ट होती है 719 पाउंड्स। अगर आप 3 साल से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं 5 साल के वीज़े के लिए, उसकी कॉस्ट है 1423 पाउंड पर पर्सन। सो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो 3 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो 2 साल की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, इससे उनके थोड़े से पैसे बच जाते हैं। अगर आप आउटसाइड द UK अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो है फॉर 3 years वीज़ा अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 years 625 पाउंड्स पर एप्लीकेंट। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 1235 पाउंड्स। अगर जिस जॉब के लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, अगर वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर, सो फॉर एग्जांपल आपको एज ए केयर वर्कर स्पॉन्सर किया जा रहा है और आप अप्लाई कर रहे हैं 3 साल के वीज़े के लिए मैक्सिमम, सो 1 year 2 years या 3 years के लिए, उसकी जो कॉस्ट है वो है 479 पाउंड्स। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 943 पाउंड। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं या अंदर से, जो जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर है, उसकी जो फीस है वो सेम ही है। अब उसके साथ साथ जो IHS है वो भी आपको फीस भरनी होती है, एंड वो है 624 पाउंड्स पर ईयर। ये एप्लीकेंट को ये भरनी होती है। अगर आपकी जो जॉब जिसको आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल है हेल्थ केयर में एज ए केयर वर्कर, फिर आपको IHS पे करने की ज़रूरत नहीं। सो यू आर एग्जेम्प्ट। सो दैट्स द गुड न्यूज़। सो अक्सर आप देखेंगे कि आजकल एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि हमारे पास केयर होम है, हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन वो सोलिसिटर के साथ मिले होते हैं या कंसल्टेंट के साथ या किसी शख्स के साथ, और आपको कहते हैं कि नहीं, उसका जो खर्चा है वो है 15,000 पाउंड। मैंने अक्सर ये स्टोरी सुनी है। लेकिन अगर देखा जाए जो इसकी अक्सर कॉस्ट है, अगर आपको 3 साल का वीज़ा दिया जा रहा है, इट्स जस्ट 479 पाउंड्स। इसमें ना आपने IHS भरना है, ना आपके जो एम्प्लॉयर है उसको जो इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज है वो भी नहीं भरना होता, सारा एग्जाम्प्ट होता है। खाली जो उसकी कॉस्ट होती है वो होती है 479 पाउंड। लेकिन इनोसेंट क्लाइंट से आजकल 15,000 पाउंड लिया जा रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं केयर वर्कर वीज़े के लिए, याद रखें इसकी जो कॉस्ट है फॉर 3 years इट्स 479 पाउंड्स, एंड इफ इट्स मोर देन 3 years, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 year वीज़ा, इसकी जो कॉस्ट है इट्स 943 पाउंड्स। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, कमान से बात करें? जी जी, बात कर रहे हैं जी, फरमाइए मेरे भाई। अच्छा, मैंने क्वेश्चन करना है, ये जो चाइल्ड रूट होता है 10 ईयर का फॉर एज ए ब्रिटिश चाइल्ड के लिए ना, उसके लिए मुझे ये पूछना है कि क्या जिस वक्त हम अप्लाई करते हैं तो 3-4 महीने पहले हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम एग्जैक्ट डेट पे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, तो फिर दूसरा ये जो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सॉरी, वो कौन से होते हैं? फैमिली या फ्रेंड के जो लेटर होते हैं वो वाले जो है ना, वो कौन से लगाने पड़ते हैं? और तीसरा ये कि एक तकरीबन अगर आज हम अप्लाई करें फॉर एग्जांपल, तो कितने अरसे में इसका वो जवाब आ जाता है ना? सॉरी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि आप 4 माह जल्दी क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है?
वजह तो खास कोई नहीं है, लेकिन वो किसी ने बताया ना कि फी वेवर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 2-3 महीने लग जाते हैं उसमें फी वेवर के लिए भी ना। जी जी। तो फिर तो अगर फी वेवर के लिए फी वेवर के लिए अप्लाई करेंगे 2-3 महीने लगेंगे, तो फिर पीछे 1-2 महीने रह जाते हैं। तो उसमें अगर अप्लाई कर लें तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या फिर थोड़ा वेट कर ले तो बंदा। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जब आप 10 ईयर रूट पर हैं या आप हैं स्पाउस वीज़े के रूट के ऊपर, या होम ऑफिस का ये कहना है कि आप 28 डे से पहले अप्लाई नहीं कर सकते, जनरल रूल ऑफ थंब। लेकिन जो रियलिटी है, आप साल पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 3 मंथ्स पहले भी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आप 4 मंथ्स पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होम ऑफिस का ये कहना है कि अगर आप 1 माह से ज़्यादा से पहले आप अप्लाई करते हैं, जो आपको एक्सटेंशन दी जाएगी उसमें मैक्सिमम 1 एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास है अभी वीज़ा एक्सपायर होने में साल, मैं अप्लाई कर देता हूँ अभी एक्सटेंशन के लिए। होम ऑफिस मुझे एक्सटेंशन तो दे देगी और वो मुझे देगी 31 मंथ्स की, लेकिन जो बाकी टाइम पीरियड मेरे पहले वीज़े से रहता था, जो 1 साल, वो उसको ऐड नहीं करेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी, जब मैं अप्लाई करूँगा इंडेफिनिट के लिए, चाहे मेरी 3 या 4 एक्सटेंशन होंगी, मेरे जो 10 साल हैं वो पूरे नहीं होंगे। एंड फिर जब मैं अप्लाई करूँगा ILR के लिए, वो रिफ्यूज़ कर देंगे। और अगर आप देखें अभी होम ऑफिस की जो पॉलिसी है, अगर आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, जो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, चाहे बाद में वो आपको होम ऑफिस कहती है लेटर लिख के कि नहीं आप अप्लाई करें एक्सटेंशन के लिए, वो रिफ़ंड नहीं करती वो आपको, बल्कि वो कहती हैं कि आप हमें IHS फ़ीस भरें, और जो ILR की जो फ़ीस थी आपने भरी है £2,387, वो हमें आपको वापस नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 28 डे से पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई ना करें। जहाँ तक आपकी ये बात थी, आपको किसी ने बताया है कि अगर आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करें 4 माह लग जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। अगर लग भी जाते हैं, जो टाइम पीरियड आपका फ़ी वेवर में गुजरता है पेंडिंग, आपका वीज़ा कैरी ऑन होता है। 3C के तहत आपका वीज़ा चल रहा है। सो चाहे आप फॉर एग्जांपल 1 मंथ पहले अप्लाई करते हैं और होम ऑफिस 4 माह लगा लेती है आपके फ़ी वेवर को डिसाइड करने में, आपका वीज़ा चल रहा है, आप काम कर सकते हैं, आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर वो बेनिफिट की इजाज़त है, यू कैन डू एवरीथिंग। सो आपके ILR को भी वो अफेक्ट नहीं करता। जहाँ तक आपका वो दूसरा सवाल था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं, वो तो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसिस के ऊपर, आपको किस बेस पर वीज़ा मिला था, वो आपका सलिसिटर ही बता सकता है जिसने पहले आपका वीज़ा अप्लाई किया था। या अगर आपके पास सलिसिटर नहीं है, आप खुद एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, बेस्ट चीज़ ये होगी कि एक दफ़ा एक सलिसिटर के पास जाके एडवाइस ले लें और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान, मैंने आपके साथ लास्ट ईयर बात किया था रिगार्डिंग आर्टिकल 8 ओके, बच्चे के वीजा पर, तो ठीक आपने है। मेरे को सलाह दिया था। Remind me Uh, what the question was and what did I say and what's your question today? या हमारा 60 साल नहीं हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने आपको फोन किया था। जी जी। तो वो लोग ने मेरे को क्वेश्चनर भेजा था, तो आपने बोला कि अभी 60 साल नहीं हुआ है, तो इट्स नॉट रेगुलर टू पुट एनी एप्लीकेशन। ओके, हाँ, तो वो इन बिटवीन सेक्शन 120 भी आ गया था। तो मैंने Okay. सॉलिसिटर्स के साथ बात किया, तो वो लोग ने एप्लीकेशन डाल दिया लास्ट ईयर समवेयर इन सितंबर। तो अभी तक कुछ नहीं आया, नो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। सो इस सिलसिले से थोड़ा मेरे को एडवाइस चाहिए, व्हाई इट इज टेकिंग आपका सो जो लॉन्ग। सलिसिटर है जिसको आपने चुना है, वो क्या कहता है आपको? हाँ, वो उसने बोला आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड एंड दे आर सेइंग वी नीड टू वेट। And when did you submit the application? 16 September. ठीक है, then you have to listen to that solicitor because he must have Okay. given the correct advice. जाहिर सी बात है, आपने solicitor चुना है बड़े सोच समझ से, और उसने आपको ये एडवाइस सही दी होगी कि आपने वेट करना है। सो बेस्ट चीज़ यही है कि आप वेट करें। Yeah. सितंबर में आपने सबमिट किया, इट्स फार टू अर्ली राइट नाउ फॉर अ डिसीजन, यू नो।
एक चीज या टाइम लगता है? 11 months, 10 to 11 months, maybe longer, 12, 10 to 11 months. even 14 months. I've seen even 18 months. But general rule of thumb right now, the Home Office is saying 10 months, 10 to 11 months. Oh, So really, you need to Wow. wait. Okay? okay. बहुत शुक्रिया Alright, आपके कॉल का। Thank नाज़रीन, you. आप सबसे मैं ये अर्ज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप एक सलिसिटर को हायर कर लें, चाहे आप मुझे हायर करें या किसी और को करें, फिर आप उसकी बात पर अमल करें। उस जो भी आपको वो कहता है ना, 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसकी बातों पर आप अमल करें। जो भी वो कहता है, जस्ट लिसन टू हिम। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप एक सलिसिटर को हायर कर लेते हैं, वो आपको कुछ कहता है, आप मुझे यहाँ कॉल कर लेते हैं, मैं आपको कुछ और कह देता हूँ, और बाद में आप ही हैं जो धक्के खाते हैं कि सलिसिटर आपका आपसे नाराज़ हो जाता है कि यार मैं आपका सलिसिटर हूँ, मैं सही जानता हूँ, आपको किसने बताया है कि ये है। सो जब भी आप कोई सलिसिटर को हायर करें, हैव फुल फेथ इन हिज एबिलिटी एंड हिज वर्ड। जहाँ तक भाई का सवाल था कि उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की सितंबर में, अभी फॉर एग्जांपल 4 मंथ के लिए वो पेंडिंग है, डिसीजन क्यों नहीं आया? ऑन एवरेज होम ऑफिस 11 माह लगा रही है इसको डिसाइड करने में। सो फ़िलहाल आप वेट करें, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत जल्द गुड न्यूज़ होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ये स्किल्ड वर्कर पर, और मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा था जो फ़ीस है इस एप्लीकेशन की। लेकिन जो एक अहम बात हमने डिस्कस अभी नहीं की, और वो ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए एक जॉब चूज़ कर लेता है जो है अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन पर। अब उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए और किस तरह होम ऑफिस तय करती है कि इस जॉब की क्या सैलरी होनी चाहिए। सो इस पर मैं थोड़ी सी रहनुमाई डालना चाहूँगा। जनरली आप याद रखें कि कोई भी जॉब आप करते हैं अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन पर, उसका जो आवरली रेट है वो कम से कम होना चाहिए £10 एन आवर, उससे कम नहीं हो सकता। सो पहले क्या होता था कि स्पेशली इन द रेस्टोरेंट बिजनेस में एज अ शेफ़ आपको हायर किया जा रहा था और आपकी सैलरी वो रख लेते थे 25,600 जो मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन जो आप आवर्स कर रहे थे वो थे 50 या 60। सो जो एम्प्लॉयज़ थे उनको मिल रहा था 10 पाउंड से कम, उनको मिल रहा था 8 या 9 पाउंड। सो ये होम ऑफिस ने देखा कि ये तो लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने कर दिया कि जितने घंटे भी आप काम करते हैं मिनिमम आपको £10 पर आवर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ होम ऑफिस ने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि एज अ जनरल जॉब जो है स्किल्ड ऑक्यूपेशन पर, उसकी जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए 25,600 या उसका जो है गोइंग रेट। अब गोइंग रेट क्या है? अगर आप जाएं ऑक्यूपेशन अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन पर, कोई भी जॉब आप देख लें, वहाँ उसका लिखा हुआ है, जो होम ऑफिस रखा हुआ है बेस रेट, और उसके पास उन्होंने रखा है उसका गोइंग रेट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वहाँ आप देखेंगे कोई जॉब है, उसका जो गोइंग रेट है वो है £19,000 पर ईयर। अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी सालाना ये नहीं दे सकता £18,000, उसको कम से कम देनी होगी 25,600। सो उन दोनों में से जो ज़्यादा है वो देनी होती है। अगर कोई और जॉब आप देख लें, वहाँ होगी फॉर एग्जांपल £35,000। अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 25,600 नहीं दे सकता, उसको देना होगा द गोइंग रेट जो है £35,000। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जो लाइव होने। Hello sir, how are you? Very well. I have a polite request. If you can just turn down the volume and talk to me directly on the phone, that would be great. ओके सर, मैंने ना आपसे असाइलम के बारे में पता करना था। जी बात करें। जी अच्छा सर, मैं पिछले साल सितंबर को इधर आया था यूके में। ठीक है। तो मैंने 17 नवंबर को असाइलम की दरख्वास्त दे दी थी। ठीक है। और फिर उसके बाद ना होम ऑफिस ने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे थे राइट। मेरे केस से, उसके हवाले से, तो मैंने वो दे दिए थे।
और अच्छा। मुझे 4-5 दिन हो गए उनकी ईमेल आई है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो हमें रिसीव हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा ARC कार्ड ना नहीं भेजा, सेंड नहीं किया। ये इस डिले की क्या वजह है? और दूसरा ये कि ये इस साल असाइलम का जो प्रोसेस है वो तेज़ करेंगे या वैसे ही रहेगा? आपने इस असाइलम खुद अप्लाई किया था? जी मैंने खुद किया है। ठीक है, वो आपके दोस्तों ने प्रोसेस आपको बताया होगा क्या है? जी ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहले तो जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको ARC कार्ड क्यों नहीं मिला, जो है असाइलम रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसमें कभी कभी डिले हो जाती है होम ऑफिस की तरफ से। अगर नहीं मिला, आप हमको एक लेटर लिख लें कि प्लीज़ आप मुझे मेरा ARC कार्ड इशू कर दें, मैंने नवंबर में अप्लाई किया था असाइलम के लिए, अभी तक नहीं मिला, प्लीज़ कैन यू एक्सपेडाइट दैट। सो होम ऑफिस आपको वो इशू कर देगी, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि लास्ट वीक भी मैंने अर्ज़ किया था कि ऋषि सुनक उसने ऐलान किया है कि हम केस वर्कर्स को डबल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि साल के एंड तक हम सारी बैकलॉग को क्लियर कर देंगे। अब एक चीज़ तो है टारगेट रखना, एक चीज़ है कि उसको पूरा करना। मुझे नहीं लगता कि ये इसको पूरा कर सकेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि एप्लीकेशंस इतने हैं और इतनी उनको कार्रवाई करनी होती है कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में कि इसको वो पूरा कर सकें एक साल के अंदर। आजकल तो एक असाइलम क्लेम को प्रोसेस करने में ऑन एवरेज 2 या 3 साल लग जाते हैं। सो फ़िलहाल मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप वेट करें। लेकिन आपके कॉल से एक मुझे दुख लगा है कि जितना भी मैं कहता हूँ आप सब बहन भाइयों को कि सोलिसिटर को इस्तेमाल करें, फिर भी मैं अब क्या कहूँ कि आप एक रिस्क लेते हैं, एक जुआ खेलते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं घरों में और वो आपको बता देता है कि जी मेरा वीज़ा लग गया सी इस बेस ते, तू ये एप्लीकेशन पा दे, तेरा वीज़ा होनी हो जाना है, तेनों सोलिसिटर की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ सोलिसिटर को, जा एक्रोइडन जाके बुक कर ले अपॉइंटमेंट अपनी और तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इस वजह से आप फिर मार खाते हैं, क्योंकि आपको प्रोसेस का पता नहीं होता। अगर प्रोसेस का तो चलो आपको पता है कि कॉरिडोर में आप जाएंगे, स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा, मेन इंटरव्यू होगा और फिर रिफ्यूज़ करेंगे या ग्रांट करेंगे, अपील होगा, ये तो चलो आपको पता है। लेकिन जो चीज़ें होम ऑफिस ढूंढ रही है वीज़ा ग्रांट करने के लिए, वो आपको पता नहीं होता। चाहे आपकी कहानी 100% सेम क्यों ना हो, एक दोस्त के साथ मिलती जुलती हो, फिर भी जो रिक्वायरमेंट होती है होम ऑफिस की वो मुख्तलिफ होती है हर केस में। एंड यहाँ फिर आप मार खा जाते हैं। और एक दफ़ा आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल फर्दर सबमिशंस में, जो ऑब्जेक्शन होती है उसको आपने दूर करना होता है। उसको दूर करने में बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आपको ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन करते हैं बाद में कि नहीं जी मैं असाइलम को छोड़ देता हूँ, मैं तो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करूँगा, अगेन होम ऑफिस वही ऑब्जेक्शन को उठा लेती है कि ये जज ने कहा था, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट्स चेंज्ड? सो इसलिए मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलें इस तरह। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोलिसिटर को अफोर्ड नहीं भी कर सकते असाइलम के लिए ख़ास तौर पर, तो आप लीगल एड ले सकते हैं, लेकिन इस तरह आप खुद एप्लीकेशन सबमिट कर दें, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस गेम। ख़ास तौर आजकल क्योंकि होम ऑफिस ने बहुत ही सख्ती की हुई है और सबको ज़्यादातर वो सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सोलिसिटर को इस्तेमाल करें। अब इस वीक की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक भाई थे, वो इस शो को अक्सर देखते हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं। पिछले साल तकरीबन 14 माह पहले वो मेरे पास आए मेरे ऑफिस में और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ना असाइलम क्लेम किया हुआ है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाईजान आप ना ये मेरा केस ले लें, मेरी अपील राइट मुझे मिली हुई है, आप ना मुझे अपील में रिप्रेजेंट करें। मैंने सारा केस पढ़ा और मैंने उनको साफ बता दिया कि मैं ये केस आपका नहीं कर सकता। मेरे अपने रीजंस थे, लेकिन मेनली बिकॉज कि ये इस केस में कोई जान नहीं है। और मैंने साफ उनको बता दिया, मैंने कहा यार ये अपील तुम कभी भी नहीं जीत सकते, इसको छोड़ दो। अभी 14 माह बाद इस वीक वो मेरे दफ्तर में आए और पहला सवाल उन्होंने मुझे पूछा, क्या सर जी आपने मुझे पहचाना? मैं तो पहचान गया फ़ौरन। मैंने कहा बिल्कुल मैंने पहचान लिया और मैंने उनको उनके केस के बारे में बता दिया, आपकी ये कहानी थी, आपकी अपील थी। ठीक है, वो बैठ के उन्होंने मुझे बताया कि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा था शख्स, उसने क्या किया, हेयरिंग से 1 वीक पहले उसने अपील को विड्रॉ कर दिया।
पूरा टाइम वो कह रहा था 1 साल के लिए कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए, सब कुछ हो गया, तुम ये केस जीत जाओगे। लेकिन 1 वीक पहले उसने एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की, वो रिफ्यूज़ होगी। उसने क्या किया, अपील को विड्रॉ कर दिया। अब वो क्लाइंट को कह रहा है कि जी मैं ना रीइंस्टेट करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो, ये वीज़ा तुम्हें मिल जाना है। और मैंने उसको साफ समझाती, ये तो हो नहीं सकता। अगर कोर्ट ने कह दिया है, एडजर्नमेंट रिक्वेस्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दी और आपने हियरिंग पर आप पेश नहीं हुए, फिर तो होम ऑफिस दोबारा आपको चांस नहीं देगी। बहरहाल उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने उनको पढ़ा। आप हैरान हो जाएंगे, इस शख्स ने असाइलम के लिए जब आपको पता है कब अप्लाई किया था, दिसंबर 2016। देख लें, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल बाद उसको अपील राइट मिला और वो अपील भी पर भी नहीं गया क्योंकि उसको रॉन्ग एडवाइस दी गई थी और उसकी सारी ज़िंदगी अब ख़राब हो गई है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई असाइलम क्लेम करें या कोई भी एप्लीकेशन करें, सही तरह की अच्छी एडवाइस एक अच्छे सोलिसिटर के पास जाके ले लिया करें। वर्स्ट केस सिनेरियो आपका क्या होगा, आपके 40, 50 या 100 पॉइंट लग जाएंगे। एडवाइस तो आपको सही मिल जाएगी, आपसे सही कदम तो ले सकते हैं ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही एडवाइस लिया करें। ऐसे हम बात कर रहे थे सैलरीज़ के ऊपर और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप जो एज ए जनरल रूल ऑफ थंब जो होम ऑफिस रखी हुई है सैलरी, वो है 25,600 या व्हाट इज़ द गोइंग रेट कोई भी जॉब के लिए जो आप चुनते हैं अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन से, जो उसकी गोइंग रेट है। सो जो ज़्यादा है वो आपने देनी होती है। इसकी कोई एक्सेप्शंस भी हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर जॉब है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर, सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब है एज अ केयर वर्कर, आपका एम्प्लॉयर एक केयर होम है और वो फिर आपको जॉब देता है, उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो होनी चाहिए 20,480 या उससे 80% कम हो सकती है। सो उन दोनों में से आपकी वो सैलरी हो सकती है जो उसकी ऑक्यूपेशन कोड है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यू एंट्रेंट है, सो आपने ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी से और आप अगर जो एम्प्लॉयर वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है, सो आपकी जो मिनिमम सैलरी है जो बेस रेट वो होना चाहिए 20,480 पाउंड्स या 70% ऑफ द ऑक्यूपेशन कोड। सो दैट्स वन एग्जांपल। या अगर आपकी एज है अंडर 26, आप आते हैं एज ए न्यू एंट्रेंट और आपकी जो मिनिमम सैलरी एज अ बेस रेट होनी चाहिए 20,480 या व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन कोड, उससे वो हो सकती है 70% ऑफ दैट। लेकिन वो 20,480 से कम, उससे लेस नहीं हो सकती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन समरी आज हमने बात की ये स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर और मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया। पहली बात तो है कि आपके जो एम्प्लॉयर है उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए, उसको सही तरह एक्सप्लेन करना चाहिए होम ऑफिस को कि वो क्यों अप्लाई कर रहा है, उसको क्यों ज़रूरत है लाइसेंस की, और उसके बाद आप फिर अप्लाई करते हैं अपने स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए। वहाँ आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है कॉज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपने इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है B1 इन ऑल 4 कंपोनेंट्स और फिर आप अप्लाई करते हैं। सो मेन चीज़ ये है, जब आप अप्लाई करें आप अपने एम्प्लॉयर के साथ इन टच रहें और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर करें कि वही रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर ने डाली थी जब उसने स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। एक सवाल अक्सर मुझे पूछा जाता है कि मैं हूँ एक असाइलम सीकर, मुझे काम की इजाज़त दी गई है और मैं काम कर रहा हूँ इन ए केयर होम, मेरे पास वीज़ा तो नहीं है लेकिन मुझे काम की इजाज़त दी गई है और मैं केयर होम में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, मेरे पास NI नंबर है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहता हूँ ऑन द स्किल्ड वर्कर वीज़ा वर्क परमिट पर, वो एम्प्लॉयर कर सकता है क्या मैं स्विच कर सकता हूँ? अनफॉर्चुनेटली नॉट, नो, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है। चाहे आपके पास वर्क परमिशन है, आप काम कर सकते हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है आप वर्क परमिट पर स्विच नहीं कर सकते। एक और सवाल कि आप स्टूडेंट हैं, यहाँ आप आए हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, पंजाब से आप आए हैं और आप अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आप फीस नहीं अफोर्ड कर सकते या आपने क्लासेस नहीं अटेंड की और आप स्विच करना चाहते हैं
to the work permit, आप कर सकते हैं या नहीं। अब पहले क्या होता था, आप नहीं कर सकते थे क्योंकि होम ऑफिस की एक रिक्वायरमेंट होती थी, आपने जो अपना कोर्स है वो आपने कंप्लीट करना होता है। लेकिन अब होम ऑफिस ने ये रिक्वायरमेंट को दूर कर दिया है कि अगर आपने कोर्स को कंप्लीट नहीं भी किया, आप स्विच कर सकते हैं टू अ वर्क परमिट। एक तीसरा सवाल जो अक्सर मुझे पूछा जाता है कि आप स्टूडेंट वीज़े पर आए हैं या आप कोई और वीज़े पर हैं और होम ऑफिस ने आपको 60 डे का नोटिस दे दिया है और आपके अभी 5 या 6 डेज रहते हैं या 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं और आपके पास कोई एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अभी स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और उसका जो वकील है एम्प्लॉयर का या आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बता रहा है कि मुझे लाइसेंस मिलेगा विद इन 3 मंथ्स में। अब आप क्या करें? फिर भी आप स्किल्ड वर्कर वीज़े में स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको फॉरेन सॉलिसिटर की ज़रूरत होती है जो सही तरह आपको गाइड कर सके। हमने अक्सर एक किया था 2 माह पहले एक लड़के का, जहाँ उसने असाइलम क्लेम किया हुआ था और हमने उसको स्विच करके हमने उसको वर्क परमिट में ले आए थे। और उसकी जो वीडियो है हम लगाएंगे इस वीक इंशाल्लाह, और वो आप खुद देख सकते हैं जहाँ वो बता रहा है कि मैं असाइलम सीकर था, मैंने अपनी स्टडीज़ भी नहीं कंप्लीट की और अब हमने उसके लिए अप्लाई किया वर्क परमिट और उसको मिल गया। सो यहाँ मैं हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से सिस्टर के पास जाके सही इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लिया करें। नाज़रीन, ये था इस वीक का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।